पटना में एक बार फिर अपराधियों ने भीषण वारदात को अंजाम देकर पटना पुलिस में खलबली मचा दी। अपराधियों ने शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके ऊर्जा स्टेडियम के पास चेन लूटने के दौरान एक महिला समेत 4 लोगों को गोली मार दी। देर रात हुई इस वारदात के बाद पटना पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 3 अपराधी ऊर्जा स्टेडियम के पास घात लगाए हुए थे। इसी दौरान हॉस्टल संचालक महिला समेत 4 लोग स्कूटी और बुलेट पर सवार होकर घर लौट रहे थे। अपराधियों ने इनसे चेन मांगी, इन लोगों ने चेन भी दे दी। साथ ही सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने पिस्टल से गोलियां दागनी शुरू कर दी। सभी 4 घायलों को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां देर रात सभी का ऑपरेशन किया गया। बताया जाता है कि महिला हॉस्टल संचालक है और बोरिंग रोड में उनका हॉस्टल चलता है। घटना के बाद पटना पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की छानबीन में जुट गई है। इस घटना ने राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। अजगर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। सोचिए जब वो सामने आ जाए तो क्या हालत होगी। कुछ इसी तरीके का माहौल बगहा के फुलकान गांव में उस वक्त बन गया जब 8 फीट लंबा अजगर लोगों के सामने आ गया। पेड़ पर लटके अजगर को देखकर सभी डर गए, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों ने रामनगर वन क्षेत्र के रेंजर को दी, लेकिन टीम समय पर नहीं पहुंची। डरे सहमे ग्रामीणों ने फिर खुद ही इस खतरे से छुटकारा पाने की जुगत शुरू की और 2 दिलेर युवकों ने उस काम को कर दिया जिसकी लोग कामना कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक ने अजगर का मुंह पकड़ रखा है तो दूसरे ने उसकी पूंछ, जिसके बाद उसे बोरे में डाला गया और दूर जंगल में जाकर छोड़ दिया गया। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से कभी कभार अजगर रिहायशी इलाके में आ जाता है, जिससे लोगों की जान पर बनाती है, लेकिन टीम के सही समय पर नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश जरूर है। जहरीले गेहुआ सांप को कभी गले में लटकाते, कभी उसे किस करते और कभी उससे बात करता ये शख्स इंद्रजीत राम है, जो सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसे देखकर तो आपको सब कुछ सामान लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कोई एक्सपर्ट है जो सांप के साथ खेल रहा है, लेकिन ये खेल उस वक्त भारी पड़ गया जब सांप ने उसे काट लिया और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इंद्रजीत राम को उसके घर से ईंट में छिपा गेहुआ सांप मिला था, जिस पर उसने पेट्रोल डाल दिया, जिसके बाद सांप कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। उसके बाद ये शख्स सांप के साथ स्टंट करते लोगों के बीच चला गया। कुछ देर बाद जब सांप को होश आया तो उसने व्यक्ति को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि ऐसे जहरीले सांपों के साथ स्टंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। द क्लासिक टी स्टॉल के साथ रोड किनारे खड़ी ये है मोनालिसा, जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहती हैं, अपने परिवार की मदद करना चाहती हैं। मोनालिसा भागलपुर की रहने वाली हैं और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 2 की छात्रा हैं। मोनालिसा बताती हैं कि उन्होंने ट्यूशन भी पढ़ाया और सिंगिंग भी की, लेकिन उससे उनको कुछ खास कमाई नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने प्रियंका चाय वाली से प्रेरणा लेते हुए चाय की दुकान खोल दी। उनका कहना है कि कम लागत में इससे अच्छा स्टार्टअप नहीं हो सकता है। वो चाहती हैं कि कुछ रुपए कमाकर वो अपने परिवार की मदद कर सके। वहीं उनके इस कदम की तारीफ हर कोई कर रहा है। ग्राहक भी उनके इस हिम्मत की दाद देते हैं। वो कहते हैं कि भागलपुर जैसे शहर में जहां लड़कियों को घरों में रहने की सलाह दी जाती है, वहां चाय बेचना बड़ी बात है। लोजपा के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने भी मोनालिसा के इस कार्य की प्रशंसा की और कहा कि युवाओं को मोनालिसा से प्रेरणा लेनी चाहिए। फूलों की माला से कमरे को सजा दिया गया है। टेबल पर पौष्टिक आहार को रखा गया है। सजी धजी 2 दुल्हन भी बैठी हुई है। ये नजारा है शेखपुरा जिले के आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र का, जहां गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की मंगल रस्में की जा रही हैं। दरअसल बाल विकास परियोजना द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों पर गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को केंद्र पर बुलाया गया और उन्हें बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया गया है, जहां इन्हें ये जानकारी दी जा रही है कि 9 महीने उन्हें किस प्रकार का आहार लेना है। समझाने के लिए टेबल पर उन आहारों को सजा भी दिया गया है, जिसमें फल, हरी सब्जी और अनाज भी है।
आपको बता दें कि जानकारी के अभाव में कई बार गर्भवती महिलाओं का सही से ध्यान नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उनकी और बच्चे की जान खतरे में पड़ जाती है। इन्हीं सब दिक्कतों को देखते हुए बाल विकास परियोजना द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। बुलंद हौसले तकदीर तो बदलती ही है, तस्वीर भी बदलती है। हौसलों की उड़ान की कहानी जामताड़ा के किसान हेमलाल हांसदा की है, जो अपनी पत्नी मालती टूडू के साथ मिलकर बिना साधन और संसाधन के ही मिट्टी में सोना उगा रहे हैं। इनके इस भगीरथ प्रयास के कारण बंजर पड़े खेतों में फसल लहलहा रहे हैं। भगीरथ प्रयास इसलिए क्योंकि गाँव से काफी दूर इनके खेतों के आसपास चारों ओर 2 से 3 किलोमीटर की परिधि में एक भी सिंचाई कूप नहीं है। सरकारी सिंचाई तो दूर की बात, निजी स्तर पर भी पटवन का साधन नहीं है। पति पत्नी दोनों खेतों के बीच बहियार में रिश्ते पानी को लाकर पौधों में पटवन करते हैं। लगभग 2 एकड़ खेतों में इनके कठिन मेहनत के कारण मटर, मिर्च, सरसों, बैगन, गोभी आदि पौधे लहलहा रहे हैं। हेमलाल हांसदा खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, नई फसलें उगाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस है कि अभी तक ना तो किसी अधिकारी ने और ना ही किसी जन प्रतिनिधि ने इनकी सुध ली है। लिहाजा हेमलाल थोड़े परेशान हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अधिकारी इस पर ध्यान देंगे और सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे। सालों से विकास की बाट जो रहे आदिवासी सबर परिवारों का इंतजार खत्म हुआ। देर से ही सही, लेकिन अब सबर परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी। जिला प्रशासन ने कैंप लगाकर 22 सबर परिवारों को मूलभूत सुविधा देने का प्रयास किया, जिसमें सभी लोगों का आधार कार्ड, पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, वन पट्टा, राशन कार्ड बनाया गया है, जिससे लोगों को सुविधा मिल पाएगी। आपको बता दें कि आदिवासी सवर परिवार पूर्वी सिंहभूम डुमरिया प्रखंड के सबसे बिगड़ इलाका दंपा बेड़ा गांव में रहते हैं, जो 3000 फीट पहाड़ पर स्थित है। इस गांव तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है और ये सालों से बिना किसी सुविधा के ऐसे ही जीवन बसर कर रहे थे। कुछ दिन पहले ही एक सबर के बीमार होने की खबर जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद टीम वहां जांच के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि पहाड़ के ऊपर रहने वाले सभी परिवारों को कई बार ऊपर से नीचे जमीन पर बसाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन सबर परिवार पहाड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव दिख रहे हैं। करीब 2 साल के लंबे गैप के बाद उन्होंने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो ट्रैक्टर से खेत की जुताई करते नजर आ रहे हैं। किसान अवतार में धोनी का ये लुक काफी पसंद किया जा रहा है। इसमें वे किसान की तरह ट्रैक्टर को अच्छी तरीके से हैंडल करते और चलाते दिख रहे हैं। रांची में धोनी के फार्म हाउस की तस्वीर है, जहां धोनी ट्रैक्टर को अपने खेत में दौड़ाते दिखाई दिए। इस दौरान ट्रैक्टर से उन्होंने खेत के कई चक्कर लगाए, साथ ही ट्रैक्टर में लगे उपकरण की मदद से खेत की जुताई की और फिर उसे समतल किया। इस वीडियो के साथ धोनी ने लिखा, कुछ नया सीखकर अच्छा लगा, लेकिन काम खत्म होने में बहुत ज्यादा समय लग गया। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद महेंद्र सिंह धोनी IPL में खेलने के अलावा ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इससे पहले उनका आखिरी वीडियो 23 जनवरी 2021 को सामने आया था, जिसमें धोनी ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी की खेती करते नजर आए थे। ढम ढम ढोल बज रहे हैं, मंजीरे की थाप सुनाई दे रही है, लाउडस्पीकर की आवाज चारों ओर गूंज रही है, क्योंकि नगर निगम की टीम निकल पड़ी है अपने अभियान को सफल बनाने। जी हाँ, राजधानी पटना को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम की टीम ने संकल्प ले लिया है। इन्होंने ठान लिया है कि इस अभियान में लोगों को जोड़ेंगे और सुंदर राजधानी बनाएंगे। इसलिए तो नगर निगम कर्मी नुक्कड़ नाटक के जरिए आम लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को डस्टबिन का इस्तेमाल करने के लिए बता रहे हैं। सफाई से कितना फायदा मिलेगा और कैसे वो बीमारियों से बच पाएंगे, इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। शहर को साफ सुथरा बनाने में आम आदमी भी सहयोग करे, डस्टबिन का प्रयोग करे, प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल ना करे, ये बातें घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं। इसके साथ ही कर्मियों ने ये भी बताया कि अगर जागरूकता के बाद भी आम लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत 5000 से 25,000 तक जुर्माना भी वसूला जाएगा। रथ पर सवार होकर सजी धजी नेहा निकल पड़ी हैं जैन साध्वी बनने, जिसमें रस्मों को अदा करने के लिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। किशनगंज जिले के धर्मगंज मोहल्ले की एक धनी और संपन्न परिवार की बेटी नेहा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन जैन साध्वी बनकर बिताने का फैसला लिया है। नेहा सिर्फ 23 साल की हैं।
इस उम्र में जहां लड़कियों को घूमना फिरना पसंद होता है, अपनी जिंदगी में एंजॉय करना पसंद होता है, वैसे में नेहा ने सांसारिक सुख से हटकर साध्वी बनने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 13 साल पहले नेहा के बड़े पिता राजेंद्र लोढ़ा की लुटेरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही नेहा सादगी भरा जीवन व्यतीत करने लगी और बाद में साध्वी बनने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि 22 फरवरी को उदयपुर में नेहा दीक्षा लेंगी और उससे पहले किशनगंज में नेहा का भव्य स्वागत किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट मुनाफा देने वाला बिहार का इकलौता एयरपोर्ट बना है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अनुसार 2021 से 2022 के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि इस दौरान पटना गया एयरपोर्ट घाटे में रहा। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने ये भी कहा कि गया एयरपोर्ट को 14 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि पटना एयरपोर्ट को 41 लाख का घाटा लगा है। दरभंगा एयरपोर्ट से रोजाना 1500,000 से अधिक यात्री सफर करते हैं। यहाँ प्रतिदिन दिल्ली के लिए 2, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद के लिए एक उड़ान सेवा उपलब्ध है। दरभंगा एयरपोर्ट को संचालित हुए 2 साल से अधिक हो गए हैं। इस बीच दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने नाम सफलता के कई नए रिकॉर्ड अपना लिए हैं। झारखंड में सरकार बदले 3 साल हो गया है, लेकिन अभी तक जामताड़ा के नाला प्रखंड के सालदही प्राथमिक विद्यालय के दीवारों पर सूचना पट में राज्यपाल, सीएम और शिक्षा मंत्री का नाम बदला नहीं गया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उसका असर हुआ है। विद्यालय की दीवारों पर सूचना पट में राज्यपाल, सीएम और शिक्षा मंत्री के दर्ज पुराने नाम को मिटा दिया गया। साथ ही स्कूल का नए सिरे से रंग रोगन भी किया जा रहा है। न्यूज 18 ने सोमवार को स्कूल की दीवारों पर सीएम का नाम रघुवर दास जबकि राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू लिखे जाने की खबर दिखाई थी। वहीं फंड के बाद भी स्कूल में रंग रोगन नहीं किया गया था। इस पर भी संज्ञान लेते हुए शिक्षा अधीक्षक ने स्कूल का निरीक्षण कर 72 घंटे में सूचना पट में सुधार के निर्देश दिए थे। साथ ही बीईओ, सीआरपी को शो कॉज भी जारी किया गया था। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में घर को दबंगों द्वारा जेसीबी से तोड़ा गया। बता दें कि घर में लोग भी रह रहे थे, जिन्हें पहले बंधक बनाया गया, फिर उसके मोबाइल को छीन लिया गया और घर के सारे सामान को बाहर निकाल जेसीबी चला दी गई, जिस कारण घर का अगला हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मामले की जानकारी देते हुए लोगों ने बताया कि करीब 30 से 40 की संख्या में महिला और पुरुष घर में दाखिल हुए और फिर उन्हें बंधक बना लिया गया। घर में रहने वाले लोगों ने बताया कि यह मकान हाउसिंग बोर्ड का है, जो कि उनके दोस्त के नाम पर है, लेकिन उसी दोस्त के बेटे ने उन्हें घर से निकालने को लेकर इसी तरह का हथकंडा अपनाया। पीड़ित डीएन सिंह ने बताया कि मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के फैसले से पहले ये कार्रवाई की गई वो बेहद गंभीर है। उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। धनबाद की लाइफलाइन कहा जाने वाला बैंक मोड़ ओवरब्रिज इन दिनों लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है। पुल धीरे धीरे काफी जर्जर हो गया है। रेलिंग जहां तहां टूटकर गिर रही है। ओवरब्रिज के पहले नया मोड़ से वासेपुर भूली वाले रास्ते में 20 से अधिक दुकानें हैं। सभी दुकानें पुल के नीचे बनी हुई हैं, जहां दुकानदार खतरे के साए में जी रहे हैं। उनके सिर पर मौत मंडरा रही है, जिसके कारण वे बेहद दहशत में हैं। इस दहशत के कारण दुकानदार हेलमेट लगाकर दुकानदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने सरकार से अपील की है कि जितनी जल्दी हो सके पुल की मरम्मती कराई जाए। बीते रविवार को ब्रिज का ऊपरी जर्जर हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गया था, जिसमें कई दुकानदार बाल बचे थे। दुकानदारों का कहना है कि ऐसे हादसे यहां अक्सर होते रहते हैं। बता दें कि साल 2021 में 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक ओडिशा की सुबुद्धि कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा ब्रिज की जाँच की गयी थी। कंपनी के द्वारा पुल की जाँच रिपोर्ट रांची भेजी गयी थी। पटना के दनियावा थाना क्षेत्र के दनाडा गांव में पुलिस की दबंगई का मामला सामने आया है।
जहां अवैध शराब के अड्डों पर छापेमारी करने गई दनियावा पुलिस ने अवैध शराब कारोबारी के पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला को शराब बेचने के जुर्म में पकड़ लिया है। वहीं विरोध करने पर पुलिस टीम में शामिल दनियावा थाने के एएसआई अभय सिंह ने बुजुर्ग महिला की जमकर पिटाई कर दी है, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। पुलिस बुजुर्ग महिला को पकड़कर थाने ले आई, जहां तबियत बिगड़ने पर आनन फानन में उसे दनियावा पीएचसी में भर्ती कराया गया। बेहोशी की हालत में पहुंची बुजुर्ग महिला को दनियावा पीएचसी के चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर पूछे जाने पर पुलिस ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। फिलहाल घायल महिला का पीएमसीएच में इलाज जारी है। कोडरमा थाना क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय के समीप सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत खास महल किस्म के एक जमीन पर बने घरों पर बुलडोजर का पीला पंजा लगाकर तोड़ा गया। अभियान में बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त कोडरमा सीओ अनिल कुमार ने बताया कि पूर्व में इस जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों में रहने वाले लोगों से जमीन संबंधित कागजात की मांग की गई थी, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार के कागजात प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसके बाद इन्हें अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। नोटिस की मियाद पूरी होने के बाद आज इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। बता दें कि इस पूरे अभियान में जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा बल भी उपस्थित हैं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। MBA चायवाला और बेवफा चायवाला के बारे में आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको करोड़पति चायवाला से मिलाने जा रहे हैं। भागलपुर में इन दिनों एक करोड़पति चायवाला चर्चा में है। लोग इस करोड़पति चायवाला को देखते ही उसकी दुकान पर खींचे चले आते हैं। दरअसल बांका अमरपुर शाहपुर के रहने वाले दीपक यादव इन दिनों भागलपुर में सड़क किनारे चाय की दुकान चला रहे हैं। दुकान का नाम करोड़पति चाय वाला रखा गया है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के बाद दीपक चाय की दुकान चलाते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करते हैं। दीपक के पिता किसान हैं और घर की स्थिति भी सही नहीं है। दीपक बताते हैं कि मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन सपना करोड़पति बनने का है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ, आगे की पढ़ाई करनी है। आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसलिए चाय की दुकान खोली है। राजधानी पटना का शहीद राम गोविंद सिंह बालिका उच्च विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। यहाँ छात्राएं सभी प्रकार की सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से महरूम हैं। कहने को तो शहीद के नाम पर स्कूल है, लेकिन अब तक स्कूल को पूर्णतः सरकारी मान्यता तक नहीं मिली है, जिसका खामियाजा स्टूडेंट्स के साथ साथ शिक्षकों को भी भुगतना पड़ रहा है। वहीं इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी खासा असर पड़ रहा है। बच्चे इस स्कूल में नामांकन भी कराते हैं और स्कूल भी आते हैं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में अधिकतर क्लासरूम खाली ही रहता है। ऐसे में बच्चे खुद ही शिक्षक की भूमिका अदा करते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि पिछले 20 और 25 साल से यहाँ सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकारीकरण तो दूर, वर्षों से अनुदान की राशि तक मुहैया नहीं कराई गई है। शुरुआती दौर में स्कूल में 13 शिक्षक थे, लेकिन धीरे धीरे रिटायर करते गए और अब महज 6 शिक्षक बचे हैं। बांका जिले का अधिकांश हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे क्षेत्र को मधु उत्पादन के लिहाज से बेहतर माना जाता है, जिसको लेकर यहाँ बड़े पैमाने पर मधु उत्पादन से लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें महिलाएं भारी संख्या में जुटी हैं। मधु उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन खासकर कृषि विभाग की ओर से भरपूर प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत इससे जुड़े लोगों को मधु उत्पादन के लिए हनी बॉक्स भी उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि प्रशिक्षित महिलाएं मधु का व्यापक पैमाने पर उत्पादन करने में जुटी हुई हैं। वहीं उत्पाद को दूसरे बाजार तक पहुंचाने के लिए एपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ चुकी हैं। इन महिलाओं के लिए अब सरकार की ओर से हनी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की गई है, जिससे जुड़ी महिलाएं मधु का प्रोसेसिंग कर पैकेजिंग को बांका मधु ब्रांड से तैयार करती हैं। मधु उत्पादक आदिवासी महिलाओं ने बताया कि इससे जुड़ने के बाद
बहुत उनके जीवन में काफी बदलाव आए हैं और अब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। बोकारो का सिटी पार्क उस वक्त लड़कियों के जंग का अखाड़ा बन गया जब दो लड़कियों के बीच मारपीट होने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपस में दो लड़कियां एक दूसरे से मारपीट कर रही हैं। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। मौके पर मौजूद उनकी सहेलियां दोनों को छुड़ाने में लगी रही, लेकिन बावजूद इसके दोनों एक दूसरे को पीटती रही। हालांकि स्थानीय लोगों ने दोनों लड़कियों को इस तरह की हरकत सार्वजनिक जगह पर नहीं करने की सलाह दी है। दरअसल मामला रोज डे का बताया जा रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि एक लड़के की वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और मामला मारपीट तक पहुंच गया। इस वक्त मारपीट हो रही थी, उस वक्त लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुंगेर के तारापुर में शहीदों की याद में बना स्मारक और पार्क आज सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहा है। पार्क और स्मारक रखरखाव के अभाव में अपनी पहचान खोता जा रहा है। सरकार की ओर से लगभग 2 करोड़ की लागत से स्थल का निर्माण कराया गया था। सरकार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को शहीदों के सम्मान में राजकीय समारोह भी मनाती है। बता दें कि प्रतिमा स्थल की दीवारों पर लगाए गए फाइबर की म्यूरल को अभी तक नहीं बदला जा सका है। वहीं 100 फीट का तिरंगा लगाने की योजना भी ठंडे बस्ते में जा चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता चंदर सिंह राकेश सहित अन्य लोगों ने कहा कि शहीद स्मारक के मूर्ति और पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में कई बार इस शहीद स्मारक का जिक्र कर चुके हैं। गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के NKSH+2 स्कूल में देर रात लाखों के कंप्यूटर उपकरण की चोरी हो गई। शिक्षकों की माने तो कंप्यूटर की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। कंप्यूटर के साथ साथ इन्वर्टर, बैटरी और राउटर की भी चोरी की गई है। बता दें कि इससे पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। शिक्षकों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन को सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने घंटों तक गोड्डा रघुनाथपुर मार्ग को जाम कर दिया, जिससे आवागमन काफी वक्त तक बाधित रहा और आम लोगों के आने जाने में परेशानी हुई। बच्चों ने बताया कि उनकी मांगे हैं कि जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी हो और चोरी हुआ सामान बरामद कर वापस लाया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कंप्यूटर चोरी की घटना सामने आई है, जिससे छात्र शिक्षा से वंचित रह गए हैं। नवादा में पुलिस ने शराब निर्माण के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नवादा के हिसुआ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भारी मात्रा में देसी महुआ शराब की खेप को जब्त किया है। पुलिस ने स्कॉर्पियो से 325 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर हिसुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र के भदसेनी रोड स्थित बेलारू गांव के पास एक स्कॉर्पियो को पकड़ा, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में देसी शराब को बरामद किया। वहीं पुलिस को आता देख चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्कॉर्पियो के अंदर बोरी में भरकर देसी शराब के पैकेट रखे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर थाने ले आई। फिलहाल पुलिस उत्पाद अधिनियम के तहत कारोबारी का पता लगाने में जुट गई है। वहीं गाड़ी और शराब को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं तस्करों के अलग अलग पैंतरों को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। बिहार में शराब तस्कर नए नए तरीके अपनाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। कैमूर में चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत किलनी नहर के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक एम्बुलेंस से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है।
इस मामले में पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एम्बुलेंस चालक सासाराम के गायघाट का सुनील चौधरी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार चांद थाना अंतर्गत किलनी नहर के पास एक एम्बुलेंस में मरीज की जगह शराब मिली। एम्बुलेंस से शराब की खेप यूपी से बिहार भेजी जा रही थी। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जिसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई। इस बीच यूपी की तरफ से आ रही सायरन बजाती हुई एक एम्बुलेंस को रोककर जांच की गई तो 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने शराब सहित एम्बुलेंस को जब्त कर लिया है।